खुशी हुई मेरे से मिल करके, और मेरे को इतनी खुशी हुई कि 28 साल के बाद ऑलमोस्ट ईयर कि 28 साल के बाद इस शख्स को मिल रहा हूँ, जबकि मेरे को पता नहीं था कि वो जिंदा होगा, मर गया है। आज़ाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कस्टोडियल किलिंग की घटना है। पहली बार ऐसा हुआ था कि 40-50 लोगों को अपनी कस्टडी में लेकर के पुलिस ने मार दिया था। 22 मई 1987 दिन जुमे का था, रमजान का महीना था, अलवदे का दिन भी था। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए क़यामत है। 28 साल पहले हाशिमपुरा हुआ था, हिंदुस्तान की तारीख का सबसे पहला कस्टोडियल डेथ। मीरठ में हाशिमपुरा इलाके से 50 लोगों को पुलिस वाले उठाकर लेकर गए, 42 लोगों को गोली मारकर नदी के किनारे छोड़ दिए, 4 जख्मी थे जो ये बता रहे थे कि हम मर गए। 28 साल के बाद कोर्ट फैसला देती कि नहीं, पुलिस के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं। 22 मई वो तारीख जब 1987 के हाशिमपुरा नरसंहार की बात होती है। ऐसी वारदात जिसमें 42 मुस्लिमों को गोलियों से भून दिया गया था। मरने वालों को मुस्लिम इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उन्हें मुसलमान होने की वजह से ही मारा गया था। 22 मई 1987 की रात थी। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस्तकबाल करता हूं आपका तस्नीम टीवी पर। आज बात करेंगे उस खौफनाक काली रात की। बाईस मई 1987 का वो दिन और वो काली रात जब पीएससी का URU 1493 नंबर का एक ट्रक चला जा रहा था। 303 राइफल लिए 19 जवान दूर से ही ट्रक के सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। जो नहीं दिख रहे थे वो ट्रक में सिर नीचे किए बैठे थे। 50 मुस्लिम लड़के सब के सब घर से अलविदा की नमाज अदा करने निकले थे। इनमें से ज्यादातर घर नहीं लौटे। इतिहास में यह तारीख हाशिमपुरा नरसंहार के नाम से जानी जाती है। वो काला धब्बा जिसने हमारे पुलिस सिस्टम का खौफनाक चेहरा दिखाया। बिना किसी वजह बेगुनाहों को सिर्फ उनकी जात के, उनके मजहब के आधार पर कत्ल किया गया। और 30 हजारी कोर्ट के सबसे लंबे ट्रायल में 2015 में सभी 19 पुलिस वाले बरी करार दिए गए। मारे गए लोगों के परिवारों को इंसाफ मिला 31 साल बाद 31 अक्टूबर 2018 को। दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा दी। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, आर्म्ड फोर्सेस के लोगों ने निशाना बनाकर हत्या की है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कत्ल किए गए हैं। उनके परिवारों को न्याय पाने के लिए 31 साल तक इंतजार करना पड़ा। दिखाते हैं आपको चश्मदीद गवाहों के कुछ बयानात। वहाँ उन लोगों ने एक को उतार कर गोलियां मारनी शुरू कर दी। सबसे पहले यासीन को उतारा, जो हमारे पड़ोसी हैं, उनको गोली मारी और नहर में फेंक दिया। उसके बाद अशरफ को उतारा, वो भी मेरा पड़ोसी था, उसको उतार के गोली मारी और उसको नहर में फेंक दिया। तीसरा नंबर मेरा था, मुझे भी उतारा और गोली मारी और नहर में फेंक दिया। मुझे जब उन्होंने उतारा था तो मैं नीचे गिर गया था। उन्होंने उठाना सही नहीं समझा और वहीं गोली मार दी, जो गोली मेरे यहाँ बगल में लगी है आर पार। और उन्होंने समझा ये मर गया। मैंने गर्दन डाल ली ऐसे जैसे मर गया, नाटक कर लिया, तो उन्होंने सोचा ये मर गया और उन लोगों ने नहर में फेंक दिया। नाजरीन, ये घटना उस वक्त की है जब कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी देश के वजीर आजम थे। दूरदर्शी, मिलनसार और नई सोच वाले युवा राजीव, या वो राजीव जो शाहबानो मामले पर प्रगतिशीलता को भूल जाते थे, जिनके लिए बड़े पेड़ के गिरने पर जमीन का हिलना एक हलचल कहलाई थी। यूपी में वीर बहादुर सिंह की उस वक्त सरकार थी। कांग्रेस के हिंदुत्ववादी कहे जाने वाले वजीर आला वीर सिंह बहादुर। 1986 में राम जन्मभूमि का ताला खुल चुका था और उसी के साथ ध्रुवीकरण की सियासत का वो चेन रिएक्शन उस वक्त शुरू हो चुका था, जिस पर चलकर आगे बाबरी, मुंबई बम धमाका, बनारस और कानपुर के दंगों जैसी घटनाएं भी हुई थी। आपको बताते हैं कि असल में
हुआ क्या था। अप्रैल 1987 में मेरठ में दंगे हुए, पीएससी बुलाई गई मगर माहौल शांत होने पर हटा दी गई। 19 मई को दोबारा दंगे भड़के, 10 लोग मारे गए। इस बार सेना ने फ्लैग मार्च किया, सीआरपीएफ की 7 और पीएससी की 30 कंपनियां लगाई गई, कर्फ्यू घोषित कर दिया गया। अगले दिन भीड़ ने गुलमर्ग सिनेमा हॉल को आग लगा दी। मरने वालों की गिनती 22 तक पहुंच गई और 20 मई को देखते ही देखते गोली मारने के आदेश दे दिए गए। वो काली खौफनाक रहा जब पीएससी के प्लाटून कमांडर सुरिंदर पाल सिंह 19 जवानों के साथ मेरठ के हाशिमपुरा मोहल्ला पहुंचे। अलविदा की नमाज हो चुकी थी। सेना ने पहले से करीब 644 लोगों को पकड़ रखा था। इनमें से हाशिमपुरा के 150 मुसलमान नौजवान थे। उन्हें पीएससी के हवाले कर दिया गया। भीड़ में से औरतों और बच्चों को अलग करने के बाद घर भेज दिया गया। बताया जाता है कि करीब 50 लोगों को पीएससी अपने साथ ले गई। इनमें ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर और बुनकर थे। पुलिस की पिटाई में कुछ ने दम तोड़ दिया, बाकी बचे लोग ट्रक में इस तरह से बैठे थे कि दूर से दिखाई ना पड़े। ट्रक मुरादनगर के गंगा ब्रिज पर पहुंची और 3 लोगों को गोली मारकर नहर में फेंक दिया गया। जो बाकी बचे उन्हें अपनी नियति का अंदाजा लग चुका था। सबने ऊपर वालों को याद किया और हाथापाई करने की आखिरी कोशिश की। जैसे ही भीड़ खड़ी हुई, राइफल की गोलियों ने सबको भून दिया। लाशें नहर में ठिकाने लगा दी गई। कुल 42 लोगों को मारा गया। जो बचे उन्होंने कहानी सुनाई। कुछ नहर में बहते हुए दूर निकल गए। किसी को खून से सना बेहोश देखकर मुर्दा मान लिया गया। कोई दम साधे लाशों के नीचे भी पड़ा रहा। कुल 5 लड़के जिंदा बच पाए। इनमें से कमरुद्दीन को 3 गोलियां लगी थी। आते बाहर आ गई। उसी के साथ नासिर भी था। आगे की कहानी नासिर के लफ्जों में आपको मैं खुद सुना देता हूँ। नासिर कहते हैं कि कुछ लोग आ गए, पूछा तुम कौन हो। हमने उन्हें ये नहीं बताया कि हमें पीएससी के जवानों ने मारा है। हमने बताया कि स्कूटर से आ रहे थे। बदमाशों ने लूटपाट की और गोली मार दी, लेकिन वे लोग समझ गए होंगे। उन्होंने कहा तुम यही ठहरो, बाबा को बुलवाता हूँ, वो पट्टी कर दे। नासिर कहते हैं कि मैं उसे भाग गया। मैं दूसरे आदमी से बोला था कि पुलिस को बुलाओ। कमरुद्दीन बोला तू भाग जा, मैं तो बचने का नहीं, मेरे चक्कर में तू भी मारा जाएगा। तब मैं वहां से भागा। वहां से भागकर पास में ही एक पेशाब घर में छुप गया। अगले दिन करीब शाम 4 बजे तक उसी पेशाब घर में छुपा रहा। वहां से निकलकर मैंने पानी पिया। मेरी दशा ऐसी थी कि लोग मुझे पागल समझकर नजरअंदाज कर रहे हों। नासिर मुरादनगर में अपने किसी परिचित के यहाँ चला गया। उसके भागने और दिल्ली में तब के सांसद शहाबुद्दीन के घर पहुंचने की लंबी दास्तान है। इसके बाद युवा तुर्क कहे जाने वाले चंद्रशेखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नासिर ने हाशिमपुरा की हकीकत दुनिया को बताई। हाशिमपुरा के लोगों को तो लग रहा था कि उनके अजीज लोग किसी जेल में बंद हो गए। जिंदा बचे हर शख्स के पास एक जैसी कहानी थी। सबकी माली हालत बेहद खराब थी, विकलांग हो चुके थे। 25 वर्षीय मोहम्मद उस्मान बताते हैं रमजान का महीना था, लेकिन मैंने उस दिन रोजा नहीं रखा था। 8 दिन से कर्फ्यू था। आटा दूध घर में कुछ भी नहीं था। कर्फ्यू लगा था। बाहर कैसे निकलते? कमर और पैर में गोली लगी थी। नहर से बाहर निकलकर बैठा ही था कि रात के 2:30 से 3 बजे एक पुलिस वाला जीप लेकर आया और बोला बेटा पीएससी का नाम ना लेना, तुझे अस्पताल ले जा रहे हैं। नाम लिया तो वही जहर का इंजेक्शन दे दे, तू 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। बोलना कि मेरठ में बवाल हो गया था और मुझे गोली लग गई और किसी चीज में डालकर लाए और मुझे पानी में फेंक दिया। मैं पानी में से निकला और पुलिस ने मेरी जान बचाई। ये बयान दिया तो तेरी जान बच जाएगी। कहने की जरूरत नहीं है कि उस्मान ने यही बयान दिया। साल पहले हाशिमपुरा हुआ था। हिंदुस्तान की तारीख का सबसे पहला कस्टोडियल डेथ मीरठ में हाशिमपुरा इलाके से 50 लोगों को पुलिस वाले उठाकर लेकर गए। 42 लोगों को गोली मारकर नदी के किनारे छोड़ दिए।
4 जख्मी थे जो ये बता रहे थे कि हम मर गए। 28 साल के बाद कोर्ट फैसला देती कि नहीं, पुलिस के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं। जब हाशिमपुरा का वाकया हुआ, कांग्रेस पावर में, स्टेट में भी सेंटर में भी, उसके बाद जनता दल मुलायम सिंह सीएम बने, उसके बाद मायावती, उसके बाद बीजेपी, फिर मुलायम सिंह अब ये हैं। 2 महीने हो चुके हैं हाशिमपुरा का फैसला आकर, मगर मुलायम सिंह यादव में इतनी तौफीक पैदा नहीं हुई कि उस ऑर्डर के खिलाफ अपील करे सुप्रीम कोर्ट में। जिन पुलिस वालों ने उन 40 से ज्यादा मुसलमानों का कत्ल किया, उनको प्रमोशन मिल गया। जो पुलिस वाले अपने हथियार से हाशिमपुरा में मुसलमानों को गोली मारे, उनकी बंदूकों को लेकर उनके वापस कर दिया गया, जबकि एविडेंस के तौर पर कोर्ट में जमा होना था, उनकी बंदूकों उनको वापस कर दी गई। बताइए कौन सा इंसाफ है? मगर कोई आवाज नहीं उठाते पार्लियामेंट में। कांग्रेस को मुझसे शिकायत है महाराष्ट्र में कामयाबी के बाद सब मसलों पे आवाज उठाएंगे, हाशिमपुरा पे नहीं उठाएंगे। नाज़रीन, इसके बाद की सियासत पर नजर डालते हैं। राजीव गांधी हाशिमपुरा के दौरे पर पहुंचे, वीर बहादुर सिंह से भी जवाब तलबी हुई, मगर 1988 तक वो वजीर आला बने रहे। जस्टिस राजेंद्र सच्चर आई के गुजराल की सदस्यता वाली जांच समिति बनी। 1994 में समिति ने अपनी रिपोर्ट फाइल की। 1 जून 1995 को 19 अधिकारियों को दोषी मानकर मुकदमा चलाया गया और इसके बाद तारीख पे तारीख और सत्ता जीती। इंसानियत एक बार फिर हारी। 21 मार्च 2015 को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 16 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। 3 आरोपी इस दौरान मर गए थे। 30 हजारी कोर्ट की उस समय पर सबसे लंबे समय तक चलने वाली ट्रायल थी। 27 साल और 161 गवाहों के बयानों के बाद भी देश के कानून को यह पता नहीं चला कि आखिर नहर में तैरती उन लाशों का आज जिम्मेदार कौन था। हालांकि इसके बाद मौजूदा उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया गया, लेकिन जो देश की धर्मनिरपेक्षता पर जो जख्म लगा, उसकी भरपाई की फिक्र किसी ने भी नहीं की। इस मामले से जुड़ी सीनियर एडवोकेट रिबेका जॉन बीबीसी के लिए अपने एक लेख के दौरान वो लिखती हैं कि इस मामले में सबक लेने की जरूरत है। जिंदगी, आजादी और नागरिक अधिकारों से जुड़े मामलों में जल्द सुनवाई होनी ही चाहिए, खासतौर पर तब जब पीड़ित गरीब या हाशिए पर खड़े लोग हों। और इसको इतनी खुशी हुई मेरे से मिल करके, और मेरे को इतनी खुशी हुई कि 28 साल के बाद ऑलमोस्ट ईयर कि 28 साल के बाद इस शख्स को मिल रहा हूँ, जबकि मेरे को पता नहीं था कि वो जिंदा होगा, मर गया है या क्या होगा। और ये भी खुश था कि आप 28 साल के बाद मेरी फ़ोटो खींच रहे हैं। मेरे को बैड फील हुआ जजमेंट के ऊपर, सच में, कि पता नहीं जजमेंट क्यों आई, जबकि हमारे पास फोटोग्राफी एविडेंस काफ़ी थे प्रूव करने के लिए, क्योंकि वो इनोसेंट थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। जब उन्होंने हाथ उठा करके सरेंडर कर दिया था तो उनको क्यों मारा अभी तक मेरे को समझ नहीं आया। लेकिन मेरे को एक अच्छा फीलिंग हुई जब 28 साल के बाद उस जगह में गया, और मैं वही जगह ढूंढने में कोशिश कर रहा था कि ये गली कहाँ से उन्होंने हाथ उठाए थे। वो फिर मैंने मकान ढूंढा जहाँ औरतें रो रही थी और ऊपर आर्मी वाले थे। खैर फाइनली हमने उन औरतों को भी ट्रेस कर लिया। छोटे बच्चे अब बड़े हो चुके थे और मेरे को बड़ी हैरानी हुई, जो बच्चा रो रहा था डर के मारे आर्मी में, और वो आज खुशी से मेरे से मिला वो, और अपनी फ़ोटो देख करके हैरान रहा। और उसको थोड़ी है ना, सारी मोहल्ला वो फ़ोटो देख रहा था और उसका मजाक था, अरे तू तो रो रहा था, हैं, छोटा बच्चा था, रो रहा था वो उस वक्त। 22 मई 1987 दिन जुमे का था, रमज़ान का महीना था, अलवदे का दिन भी था। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए क़यामत का दिन था, क़यामत का। बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था, बल्कि गलियों में भी कर्फ्यू लगा हुआ था। उस टाइम पे मार्शल लगी हुई थी कि तो देखते गोली मार दो, तो बाहर गली में भी नहीं निकल सकते थे। जब मैंने दरवाज़ा खोलने के बाद मैंने देखा कि मिलिट्री के 5 जवान राइफल उनके पास हो, यूँ ताने हुए एकदम। दरवाज़ा खोलते ही हैंड अप,
मैंने हाथ ऊपर कर लिए। भाई उन्होंने सारा पूरे मोहल्ले को कवर कर लिया। तो नीचे उतरो, डीएम बाहर बात करेंगे। बाहर गली से निकलते ही क्योंकि गिरफ्तार हो गया, अब हाथ ऊपर कर लो। बोले क्या कि जो बुढ़े और बच्चे लोग हैं वो अपने अपने वो अलग हो जाएं और जवान लोग अलग रहें। 9 आदमी निकले थे घर में से हमारे, उनमें 6 फिर 9 में 6 आ गए, 3 वहीं के वहीं रह गए। उन्होंने कहा अभी आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं, बाहर चला के कुछ बात पूछनी है। आज 2 मिनट हो रही है, 30 साल हो चुके। मेरा एक भाई था इकलौता, 4 बहनों का एक भाई, उसे ले गए थे, शादी होने वाली थी। एक कमरुद्दीन गया मेरा सबसे बड़ा बेटा, एक रियाजुद्दीन गया। केस किसी पे नहीं था, मतलब मारा तो वैसे ही कि भाई मारा तो इसलिए हमें मुसलमान है, मार रहे हैं, मारो इनको, जान से मार दो, बल्कि एक तरह से ये था। वो लेकर के चला जैसे गंग नहर पे गया और उसमें से एक आदमी को ना जो साइड में बैठा था उसको उतारा और सीने में गोली मार दिया। तो एकदम हंगामा हो गया, अरे ये तो मार रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो ऐसे उतार उतार के गोली मारता गया और नहर में फेंकता गया। खून ही खून हो गया था पूरे में। हमारी मौजूदा न्याय व्यवस्था इंसाफ नहीं दिला सकती। पुलिस वाले जब अपने के खिलाफ जांच करते हैं तो कोशिश करते हैं कि भाईचारे का बंधन निभ जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सबसे मजबूत सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं, प्रक्रिया को बिखेर कर खराब कर दिया जाता है। हाशिमपुरा में शामिल कोई भी जवान कभी निलंबित नहीं हुआ, कुछ को तो तरक्की भी मिली। पुलिस वालों की निर्लजता का जो खाका जिंदा बच गया, लोगों ने खींचा, ये वो बताता है कि उन पुलिस वालों को सजा का कोई डर नहीं था। आखिर ये बात साबित भी हो गई। ये नरसंहार साबित करता है कि बात जब सियासी दुर्विकरण और उससे उपजे उन्माद को संभालने की आती है तो सियासी पार्टियों का रुख कमोबेश एक सा ही रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा, प्यार मोहब्बत से रहिएगा। अल्लाह हाफिज।